Hello and welcome to Bimochan IAS, and this is the series of Geography Optional, and we are discussing Geomorphology which is in the Module 2। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो जियोमॉर्फोलॉजी का हार्ट है, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। देखो, लैंडफॉर्म जो आप देखते हो, माउंटेन्स, वैली, प्लेचूज, ये रैंडमली नहीं बनते। इसके पीछे एक कंप्लीट साइंस है। क्लाइमेट से लेके स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, सब अपना रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए डायरेक्ट पीवाईक्यू फेवरेट है, हम इस एग्ज़ाम के एंगल से बिल्कुल ट्रेंड बेस्ड तरीके से समझेंगे। ना तो ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन होगी, ना अंडरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन होगी, सिर्फ वही जो मार्क दिलाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग जाना अपनी, ना तो आप लोगों को जाना बुक्स देखनी, ना वो देखनी। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, पूरा अपना प्रैक्टिकल बेस्ड पे जो अभी चल रहा है एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करें। नाउ आज का टॉपिक क्या है, देखो पूरा का पूरा ये है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंदर ही चल रहा है। अब मैंने बताया ना, जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो मेन जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो गया है। तो आज का जो टॉपिक है ना, फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अब याद रखना, पीवाईक्यू जब एनालिसिस करेंगे हम लोग तब देखेंगे। अभी मैं बताता हूँ पीवाईक्यू के बारे में। ठीक है, सिलेबस में देख लो, जो रेड वाला पोर्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और ये भी हम लोग कर चुके हैं। इसको मैं रेड करना भूल गया। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, ये लास्ट के जो 2 वीडियोस थे वो ये वाला टॉपिक्स था। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो चुका है। आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। समझ में आई वाली बात? उसी से लिंक करके फिर अपनी दूसरी चीज़ें आएंगी। अर्थक्वेक, सुनामी हम बाद में देखेंगे। इन चीज़ों को समझ में आई वाली बात है ना। नाउ अब देखो, पीवाईक्यू में देखो कितने क्वेश्चंस आए हैं। 10 क्वेश्चंस इन लास्ट 40 ईयर्स। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऊपर से रिसेंट में 2022 में, 18 में, 16 में, 15 में, देखो 15 में तो 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, 13 में, 5 में, 98 में, 83 में क्वेश्चंस आए हैं। दैट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस एग्जामिनेशन। और आप लोग देख रहे होगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे भी, मतलब वही चीज़ रिपीट करके भी पूछी है। 83 में पूछा था स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज से रिलेटेड, इसमें भी वही पूछा। देखो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज से रिलेटेड। समझ में आई वाली बात? स्लोप, एल्टीट्यूड एंड रिलीफ से रिलेटेड पूछा। फिर यही चीज़ आप लोगों की यहाँ पर आ गई, कॉम्प्लेक्सिटी देन द सिंप्लिसिटी। वही चीज़ें हैं, बार बार उसी को दूसरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं। हाँ, एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है ये वाला, कंट्रीब्यूशन ऑफ द अमेरिकन स्कूल ऑफ डेन्यूडेशन इन जियोमॉर्फोलॉजी। अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ गए आप लोगों के, ये क्या है, बिल्कुल हटके क्वेश्चन है ये। अब हम लोग क्या करते हैं, अपन लोग पढ़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेस पढ़ लेंगे, प्रोसेस पढ़ लेंगे, किस तरीके से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे, है कि नहीं। अब इस चीज़ को अपन लोग कहीं नहीं पढ़ते, तो ये क्वेश्चंस क्यों क्यों होते हैं भाई? छोड़ने के लिए। सीधी सीधी बात है, आप लोगों को पता है कि टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्ज़ाम में, जिसमें से आप लोगों को सिर्फ 5 करने होते हैं। तो दैट मीन्स आप ये छोड़ के आओ ना, ज़रूरी थोड़ी है। आपके पास और भी तो ऑप्शन है करने के लिए। ह्यूमन ज्योग्राफी, जिन लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी सिंपल लगती होगी, भाई मैक्सिमम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी फोकस करते हैं, क्योंकि वो लोग उसको रटना पसंद नहीं कर, मतलब वो उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होती है, इसीलिए। समझ में आई नहीं वाली बात? ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया है, पूरा का पूरा डिज़ाइन किया है पीवाईक्यू बेस्ड। ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज अपन। चलो देखो, इससे पहले कि हम लोग मेन टॉपिक पे जाएं, हम लोग ने जितना पहले जो फर्स्ट क्लासेस में देखा था, पहली जब आप लोग इस मॉड्यूल की फर्स्ट क्लास में जाओगे, फर्स्ट और सेकंड क्लास में, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी थी, और बीच में भी हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें टच कर ली थी। तो क्या करेंगे, लगभग 5 मिनट के लिए हम लोग उस चीज़ को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, मेन क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। हम लोगों का मेन चल रहा है जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है ये ब्रांच है ज्योग्राफी की। और जियोमॉर्फोलॉजी को जो डिफाइन करते हैं एज अ साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन। क्या इसमें क्या करते हैं, अपन लोग डिस्कस करते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने प्रूफ किया है। मैंने बताया था ना लास्ट वीडियोस में, जो मैंने आपको बताया, हर चीज़ों का प्रूफ है इसमें। हाँ, प्रूफ करने के लिए इन लोगों ने मैथमेटिकल अप्रोचेस, साइंटिफिक अप्रोचेस ना बताते हुए ज़्यादातर इन लोगों ने डिस्क्रिप्शन दिया है सब चीज़ों का मेनली। तो ठीक है, तो ये जियोमॉर्फोलॉजी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। जैसे ऑफ वेरियस फॉर्म, कोई फॉर्म को क्या बोलते हैं, मॉर्फ बोलते हैं।
मॉर्फ को फॉर्म बोलते हैं, तो दैट मीन्स वी आर कॉलिंग इट जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि अर्थ के सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। इसका मतलब क्या हुआ, टोपोग्राफिक फीचर या जियोमेट्रिक फीचर्स जो है हम लोगों के अर्थ के रिलीफ के जो रिलीफ फीचर है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोल रहे हैं। उसके डिस्कशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन एंड द स्केल, हम लोगों ने क्या किया है, रिलीफ फीचर्स जो है, मैंने बताया ना आप लोगों को 3 टाइप के रिलीफ फीचर है, तो वही चीज़ है कि जो रिलीफ फीचर है अर्थ सरफेस के, उनको हम लोगों ने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। किस बेस पर, डायमेंशन और स्केल के बेस पर, मतलब कितना बड़ा है और किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो वो 3 बेस कैटेगरी जो हम लोगों ने देखी थी, पहले भी देख चुके हैं, वही चीज़ है। जैसे रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिलीफ फीचर ऑफ सेकेंड ऑर्डर एंड रिलीफ फीचर ऑफ थर्ड ऑर्डर। रिलीफ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया था मैंने, जो कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन थे, प्लेट टेक्टोनिक्स जो थी उसको हेल्प कर रही थी समझने के लिए। समझ में आने वाली बात मैंने क्या बताया था, वही चीज़ है। सबसे बड़ी प्लेट जो अपने कॉन्टिनेंट आएंगे, फिर उसके बाद आप लोगों के माउंटेन, प्लेटू, लेक, फॉल्ट वगैरह आ जाएंगे, फिर उसके नीचे भी माइक्रो लेवल पे चीज़ें आ जाएंगी, सीधी सीधी बात है ना। तो वही चीज़ अपन लोग इसमें करेंगे। रिलीफ फीचर ऑफ द सेकेंड ऑर्डर क्या है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्स डेवलप ओवर द कॉन्टिनेंट और द पार्ट देयर आर, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटू, लेक, फॉल्ट और रिफ्ट वैली। अब ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ें हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शनल लैंडफॉर्म, इसको अपन कॉन्ट्रैक्शनल लैंडफॉर्म बोलते हैं। समझ में आई। एंडोजेनेटिक फोर्सेस इसको हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने, बनाने में क्या कर रही है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट, रिलीफ फीचर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म डेवलप्ड ऑन द सेकेंड ऑर्डर। जो माइक्रो लेवल लैंडफॉर्म जो होते हैं सेकेंड ऑर्डर के ऊपर डेवलप करते हैं, जो सेकेंड ऑर्डर वाले हैं वो फर्स्ट ऑर्डर पर डेवलप करेंगे, जो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर वाले हैं वो सेकेंड ऑर्डर पर डेवलप करेंगे। समझ में आई ना ये वाली बात। तो बस ये माइक्रो लेवल के ऊपर आ गया ये चीज़ है। रिलीफ फीचर बाय एक्सोजेनेटिक डेन्यूडेशनल प्रोसेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द एटमोसफियर, एटमोसफियर से ये ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। मतलब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। नाउ अब जो लैंडफॉर्म है वो कौन कौन सी चीज़ों से कौन कौन से लैंडफॉर्म बने। जैसे इरोजनल लैंडफॉर्म, अपन लोगों ने वैसे तो अलग अलग बोलने लगे हैं कि भाई सर्क होते हैं, कैनन्स होते हैं, जॉर्ज होते हैं, अलग अलग। तो इनको अपन लोगों ने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। इरोजनल सरफेस जो इरोजन से बनते हैं, डिपोजिशनल सरफेस जो डिपोजिशन से बनते हैं, रेसिडुअल सरफेस जो बने हुए रेसिड्यू से बनते हैं। समझ में आई ये वाली बात। अब देखो इरोजनल सरफेस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ग्लेशियल वैली, रिवर वैली, ठीक है। जो ग्लेशियर से वैली बन रही है वो कास्ट वैली। देखो मैं बता चुका हूँ ये कास्ट वैली क्या होता है। आप लोगों के लाइम स्टोन के अंदर अगर केमिकल पीलिंग हो जाए, केमिकल रिएक्शन के कारण कोई भी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कास्ट वैली बोलेंगे। सर्क, कैनन्स, जॉर्ज, टेरेस, यार्डगन्स, सी क्लिफ्स एटसेट्रा। देखो यार्डगन्स क्या होते हैं, वही आप लोगों के जो पहले जो एंशियंट जो ओशन का जो क्रस्ट थी वो धीरे धीरे उठकर ऊपर क्या आ गई है, कॉन्टिनेंट के ऊपर आ गई है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यार्डगन्स बोल रहे हैं। सर्स क्या होते हैं, जो अपने माउंटेन्स होते हैं ना उसका ये वाला हिस्सा, अब जैसे ये वाला हिस्सा कट के आ गया इरोजन होने के कारण, ये हिस्सा इस तरीके से था, पहले ऐसे था, अब इरोड होके ये हिस्सा अगर ऐसे हो जाएगा, अगर मान लो इरोड होके, इसको सर्क बोलते हैं। ऐसे ही अपने जॉर्ज होते हैं, टेरेस होते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि अभी जैसे ये लेक्चर खत्म होगा, आप लोगों को ये वाले जो है गूगल पर सर्च करके इनके फोटोज देख लेने हैं, जिससे आप लोगों को पता रहे कि ये इरोजनल है। समझ में ये वाली बात आ गई ना। नेक्स्ट, डिपोजिशनल, मतलब डिपोजिट से बनते हैं, जैसे ड्रम लाइन्स, एस्कर्स, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवल्स, डेल्टा, सी ब्रीचेस, सैंड ड्यून्स, स्टालासिटीज एंड स्टालागिमाइट्स। ये चीज़ें हैं। इसके आप डायरेक्ट क्या करोगे, गूगल के ऊपर इस टर्म्स को डालोगे और देखोगे कि क्या चीज़ है। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस आपको देखने में स्ट्रक्चर। अब जब आप लोगों अगर देख लोगे तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि भाई इस तरीके की चीज़ है। अब जैसे सैंड ड्यून का तो आप लोगों के माइंड में वैसे ही आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं कि भाई आपकी जो सैंड होगा उसके ऊपर इस तरीके के ड्यून्स बने होंगे, तो वो हो गया। रेसिड्यूअल क्या होते हैं, कई टाइम से जो जितने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं लास्ट में जो चीज़ रेसिड्यू बची हुई है, बस वही, जैसे मोनांडनॉक्स, इंसलबर्ग्स, या इंसलबर्ग को और क्या बोलते हैं,
बॉन्ड हार्ट्स बोलते हैं, बॉन्ड हार्ट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के लैंड फॉर्म्स हो गए। ये अपन फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन देखेंगे, बट ये लैंड फॉर्म्स के आप कम से कम माइंड में रखना कि इरोजनल लैंड फॉर्म्स जो वाले होते हैं, डिपोजिशनल जो होते हैं, रेसिडुअल जो होते हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं इन चीज़ों के। और जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादातर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये साइंस ऑफ डिस्कशन है। देखो डिस्क्रिप्शन वाली बात है ना, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और क्या है, साइट्स लंबी हो जाती है मेरे, और ज़्यादा स्लाइड्स बढ़ जाती है इस चीज़ में, पीपीटी में, इसीलिए मैंने इसके क्या है डायग्राम्स नहीं निकाले हैं गूगल से। तो आप लोग होमवर्क करना, आप लोग जब खुद सर्च करोगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये सर्च होते हैं, ये कैनन्स होते हैं, ये जॉर्ज होते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट थोड़ी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाओगे। हाँ, जहाँ तक ग्लेशियल वैलीज के बना दोगे, रिवर वैलीज के बना दोगे, तो बात तो वही पड़ेगी ना। तो इस तरीके से फोटोज देख लो आप इन चीज़ों की, समझ में आई ना ये चीज़ें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेविस जो थे, डेविस जो थे, उनने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि लैंडफॉर्म जो है, लैंडस्केप जो है, हम लोगों की अर्थ का जो लैंडस्केप है, वो एक फंक्शन है स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम का। मतलब इन तीनों से मिलकर हम लोगों का एक लैंडस्केप तैयार होगा कि कौन सी प्रोसेस चल रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइम में बना है, उसको वो क्या होगा, उसका लैंडस्केप बनेगा। तो लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ये तो आप लोगों के माइंड में मुंह पे रटी होनी चाहिए लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के लिए। दूसरा एक और थे, उनका नाम था के जे ग्रेगरी। ठीक है, क्या नाम है, के जे ग्रेगरी। ग्रेगरी ने क्या बोला, उन्होंने एक जियोमॉर्फिक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन के साथ जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को ये पता होगा कि ये क्या हो गया आप लोगों का, डेरिवेशन हो गया। ठीक है, तो बस वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कैपिटल एफ इन ब्रैकेट पी एम डी टी, एफ पी एम डी टी, ये वाला एक पूरा का पूरा क्या है, इक्वेशन है। आप डायरेक्ट वहाँ पे लिख के आओगे तो ऑब्वियस ही बात है मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। कभी भी लैंडफॉर्म की बात पर करोगे तो ये वाली इक्वेशन लिख के आ सकते हो। किसकी, केजे ग्रेगरी ने ये इक्वेशन दी है, जियोमॉर्फिक इक्वेशन दी है, जहाँ पर एफ क्या है, लैंडफॉर्म है। क्या है, लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ, वही वाली बात चीज़ है, लैंडफॉर्म इज द फंक्शन ऑफ प्रोसेस, जियो मटेरियल्स, जब एम का मतलब हो गया जियो मटेरियल्स, एंड मैथमेटिकल वे ऑफ डिनोटेट द चेंज ओवर द टाइम। जो भी आप लोगों को डेरिवेशन पता होगा, ये चेंज को तो रिप्रेजेंट करता है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए, उन लोगों को मैं सबसे समझा दूं कि साइंस बैकग्राउंड वालों को डिटर्मिनेशन पढ़ना होता है, तो जिसमें डी का मतलब चेंज ओवर एनीथिंग, डी का मतलब होता है चेंज ओवर एनीथिंग। जैसे अगर मैंने बोल दिया डी एस, तो चेंज ओवर स्ट्रक्चर, समझ में आई ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। तो बस आप मोटा मोटा समझ लो कि अगर मैंने डी लगा दिया तो चेंज ओवर द टाइम, तो मतलब क्या हो जाएगा, लैंडफॉर्म इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्रोसेस एंड जियो मटेरियल्स चेंजिंग ओवर द टाइम। सीधी सीधी बात है ना। यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ इट जस्ट लाइक द लैंडफॉर्म्स आर द फंक्शन ऑफ द प्रोसेस एंड जियो मटेरियल चेंजिंग ओवर द टाइम। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ इट इज क्लियरली रिवील्ड दैट एनी ज्योमॉर्फिक स्टडी रिक्वायर्स केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। भाई अगर आप लोगों को रिवील किया गया है कि जो जियोमॉर्फिक स्टडी है ना, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन की। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन, जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, जियो मटेरियल्स एंड टाइम फैक्टर। इन तीनों चीज़ों को अगर आप कर लोगे तो आप लैंडफॉर्म को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। समझ में आई वाली बात। नाउ अब देखो, मैंने अभी मोटा मोटा आप क्या क्या बताया, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जियो मटेरियल देख लिया जाए, प्रोसेस देख लिया है, वही चीज़ हो गई। तो इन चीज़ों के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा सा अंदर जाके डीप में जाएंगे। समझ में आई ये वाली बात। ठीक है, देखो कई जगह पर मैंने डायग्राम्स नहीं बनाए हैं, फ्लो चार्ट्स नहीं बनाए हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को इस पर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। डायग्राम्स के मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे दूंगा कि इस तरीके के डायग्राम आप हर जगह बना के आ जाओगे, तो हर पेज पे एक डायग्राम मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आई। अब देखो फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, मेन फैक्टर्स वही स्लोप, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ। क्या, स्लोप, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ। स्लोप क्या होता है, देखो
स्लोप होगा कि किस एंगल पर आप लोगों का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का जो एंगल है वो क्या है, तो वो हो गया स्लोप। अल्टीट्यूड मतलब कितना ऊंचाई पर है, मतलब लैंड से कितना ऊंचा है, और रिलीफ मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है। समझ में आई ना? ये क्रूशियल फैक्टर होते हैं लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की। मतलब अगर आप लोग कभी भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात करोगे तो सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्या आना चाहिए, स्लोप, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ। ये क्रूशियल फैक्टर होते हैं लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के। ये इन्फ्लुएंस करते हैं टरेन के कैरेक्टरिस्टिक्स को और इवोल्यूशन को। जो टरेन मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और इवोल्यूशन को ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मेन ये तीन चीजें याद रखना, स्लोप, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ। अब देखो, स्लोप, अल्टीट्यूड एंड रिलीफ आर द की ड्राइवर्स इन द लैंडस्केप फॉर्मेशन। मेन ड्राइवर तो यही है ना। आप लोगों को की ड्राइवर कभी भी बोलो, माइंड में दिमाग रखना, जब भी फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की बात होगी तो स्लोप, एल्टीट्यूड एंड रिलीफ जो होंगे वो आप लोगों के की ड्राइवर्स होंगे। जैसे ईच शेपिंग फिजिकल प्रोसेस, ये बिल्कुल फिजिकल प्रोसेस को क्या करेगा, शेप करेगा, ठीक है। इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, हर चीज जो है आप लोगों की क्या करेगा, फिजिकल प्रोसेस को शेप करेगा, इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और ह्यूमन एक्टिविटीज को शेप करेगा। समझ में आई वाली बात? बाय एग्जामिनिंग डेटा, जैसे हम लोगों ने डेटा का एग्जामिन किया, स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे और नोटेबल ज्योग्राफिकल पैटर्न देखे, मैंने बताया ना पूरा हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डीप स्टडी, तो वी कैन सी हाउ दिस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू यूनिक। अब तब हम देख पाए कि कैसे ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिक और डाइवर्स लैंडस्केप को ग्लोबली तरीके से। समझ में आई ये चीज हम लोगों ने देखा? तो ये अपना इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया। अब देखो, अपन धीरे धीरे एक एक फैक्टर डिस्कस करते चले आते हैं। जैसे स्लोप डिस्कस करें सबसे पहले। स्लोप में भी डिफरेंट टाइप से चीजें क्या करती हैं, लिंक करती है, जैसे इरोजन एंड लैंडस्लाइड। अब एक बात बताओ, स्लोप नहीं होता तो आप लोगों का, मैंने कल जब लास्ट वीडियो में क्या बताया था, जब इरोजन के बारे में बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि लैंडस्लाइड वगैरह कब होती है, जितना ज़्यादा आपका स्लोप होगा उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी कि आप लोगों का इरोजन भी हो और लैंडस्लाइड्स भी हो। वेदरिंग बताई थी वेदरिंग के टाइम पे, तो बस वही चीज़ें तो है ही इस चीज़ में, वेदरिंग और लैंडस्लाइड वगैरह। वेदरिंग और मास मूवमेंट वाला मेरा लेक्चर देखना कल का, तो इसी उसमें स्लोप क्या था, एक मेन फैक्टर था इस चीज़ का। तो बस वही चीज़ है कि स्लोप एंगल जो है किसी भी उसका, तो डायरेक्टली अफेक्ट्स इरोजन रेट्स, ऑब्वियस सी बात है, और अकरेंस ऑफ द लैंडस्लाइड। अब देखो, मैंने डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन आप इस तरीके से डायग्राम बना क्या सकते हो कि ये मेरा लैंडफॉर्म है, ये मेरा स्लोप है, ये इस तरीके से आया, और फिर दूसरा आप बना देना ऐसे। एक मिनट ये बराबर कर दूं, मैं आप लोगों को आइडिया भी देता जा रहा हूँ साथ में। इसका थोड़ा सा कम एंगल, कम है, लेस एंगल है, इसका हाई एंगल है। दैट मीन्स इस पर जो होगी लैंडस्लाइड ज़्यादा होगी, इस पर लैंडस्लाइड थोड़ी सी कम होगी। ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि स्लोप एंगल जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो आप डायरेक्ट इसको वो भी करके आ सकते हो, इक्वेशन भी बना के आ सकते हो। कैसी इक्वेशन? जैसे स्लोप एंगल इक्वल्स टू, एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इरोजन एंड लैंडस्लाइड। तो ये भी आप चीज क्यों बन गई, मैंने बताया ना, फ्लो चार्ट वगैरह आप लोग बना के आओगे इस तरीके की चीज़ें, तो ये तरीके की चीज़ें बना के आना। समझ में नहीं वाली बात, नॉर्मल। नाउ इन माउंटेनियस एरिया, जो माउंटेन का जो एरिया होता है, लाइक हिमालय विथ स्टीप स्लोप, हिमालय में क्या होता है, स्टीप स्लोप होता है, खड़ा हुआ स्लोप होता है ना, तो क्या होगा, लगभग एवरेज कितना स्लोप है वहाँ पर, 45 डिग्री का स्लोप है। यहाँ पर हाई रेनफॉल भी होता है ड्यूरिंग मानसून सीजन, पता है ना, हिमालयन रीजन में। इंटेंसिफाई सॉइल इरोजन, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा और ट्रिगर करेगा लैंडस्लाइड को। लैंडस्लाइड इन दिस रीजन अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द ग्लोबल लैंडस्लाइड, मतलब जितनी भी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं उसमें से 30% सिर्फ हिमालयन रीजन्स में हो रहे हैं। लैंडस्लाइड फैटालिटीज हाईलाइटिंग द स्लोप इन द लैंडस्केप इनस्टेबिलिटी। अब यही तो बोल रहा है, लैंडस्केप स्टेबिलिटी भी तो बता रहा है इस चीज में। तो ये हो गया अपना स्लोप का एक फैक्टर, मतलब इरोजन और लैंडस्लाइड पर इफेक्ट पड़ता है
स्लोप का। इसी से तो आप लोगों का लैंडफॉर्म डेवलपमेंट चेंज होता है। नेक्स्ट इज सॉइल एंड एग्रीकल्चर। अब वो भी बात होगी, मैंने क्या बताया था, सॉइल का भी फैक्टर क्या होता है, इरोजन टाइप की चीज़ें होती है। तो जितना ज़्यादा आपका स्लोप होगा उतनी ज़्यादा तो सॉइल का इरोडेशन होगा। तो मतलब अगर आप लोगों का स्लोप कम हुआ तो वहाँ पर क्या होगी, उतनी ही मोटी परत जमेगी। स्लोप कम होने पर क्या होगा, सॉइल जो होगी वो उस जगह पर, जैसे अपना फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पे ऑयल जो परत है वो बहुत मोटी होती है, और जो अपना स्टीप स्लोप है उस पर ऑयल, वो जो सॉइल जो है वो आप लोगों की नीचे खिसक जाएगी। ऑब्वियस सी बात है। तो स्लोप इम्पैक्ट सॉइल डेप्थ एंड फर्टिलिटी। ठीक है, तो स्लोप का जो इम्पैक्ट पड़ता है सॉइल की डेप्थ और फर्टिलिटी पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द टेरेस्ड स्लोप। टेरेस्ड स्लोप का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इस तरीके का स्लोप है। तो टेरेस्ड स्लोप इन द एंडीज माउंटेन। अब ये एंडीज माउंटेन कहाँ है, पेरुवियन कोस्ट पर है। मतलब अब जब एग्जाम में करके आओगे बना के आना सिंपल सा, ये मेरा साउथ अफ्रीका बना देना सॉरी, साउथ अमेरिका बना देना। ठीक है, ये मेरा साउथ अमेरिका बन गया। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर एंडीज माउंटेन्स है। लोकेशन दिखा दो, बस बन गया। कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को बनाने में, है कि नहीं है। और इस कोस्ट को तो बोलते हैं पेरुवियन कोस्ट। तो बस यही चीज़ बोल रहा है कि टेरेस्ड स्लोप है इस जगह पर, हैव बीन कल्टिवेटेड फॉर ओवर 1500 ईयर। मतलब 1500 सालों से यहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेरेस्ड स्लोप है, तो मेरी जो सॉइल होगी वो कहाँ कहाँ पर इकट्ठी होगी, वो यहाँ पर होगी, वो यहाँ होगी, यहाँ होगी। अगर ये होता तो खिसक जाती नीचे की तरफ। तो बस वही चीज़ चल रही है, बाय क्रिएटिंग टेरेसेस इन द, जैसे अब एग्जांपल के तौर पे इनका एम्पायर देख लेना। इनका एम्पायर क्या था, ये लार्जेस्ट प्री कोलंबियन अमेरिकन एम्पायर था। कोलंबिया से पहले का भी अमेरिकन एम्पायर था इनका एम्पायर। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं डालूं, इनका एम्पायर ने मैनेज टू रिटेन द सॉइल एंड वाटर ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप के ऊपर भी वो रिटेन कर पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि स्लोप तो स्टीप है लेकिन है तो टेरेस्ड ना। अगर मेरा स्लोप इस तरीके का बना हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, तो है तो स्टीप स्लोप, देखा जाए तो नॉर्मली देखा जाए तो स्टीप है, लेकिन यहाँ तो टेरेस्ड है ना। तो वही चीज़ बोल दी कि इनने क्या किया, ये रिटेन करने मैनेज करने कर पाए इनका ट्राइब जो है सॉइल और वाटर को इन स्टीप स्लोप, अलाउिंग फॉर द एग्रीकल्चर में अलाउ हुआ। एट द अल्टीट्यूड, अब जब दूसरी चीज, एट अल्टीट्यूड ओवर 3500 मीटर, मतलब लगभग 11,500 फीट पर भी ये कर पाए। द अडेप्टेशन इनेबल्ड देम टू ग्रो। इससे क्या हुआ, इससे इनको ये फायदा हुआ कि इन्हें क्रॉप उगाना चालू करी। कौन सी? पोटैटोज, मेज, इन एरियाज वेयर स्टीप इरोडिबल स्लोप वुड टिपिकली प्रिकुलेट फार्मिंग। ठीक है, तो इसीलिए देखो साउथ अमेरिका के अंदर क्या है, आप लोगों का मैक्सिको वगैरह है ना, आप लोगों को पता है कि वहां पर मेज सबसे ज्यादा होती है। तो अब समझ में आया क्या रीजन है मेज का, याद है ना। वही चीज है, आप लोग लिंक करना सीखो ये चीज है कि अगर किसी ने बोला कि भाई मेरा मैक्सिको के साइड से साउथ अमेरिका के जितने भी इलाके हैं वहां पर मेज सबसे ज्यादा होती है, मतलब भुट्टा सबसे ज्यादा होता है, पोटैटोज वहां पर होते हैं। वो क्या रीजन है कि इनका ट्राइब्स जो थी वो 3500 मीटर की हाइट पर भी आलू और मेज को उगा पाए इस चक्कर में। समझ में आई ये वाली बात ना। तो मतलब ये सॉइल स्लोप का ही तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्लोप का इम्पैक्ट इरोजन पर पड़ा, सॉइल पर पड़ा। अगला अर्बन डेवलपमेंट पर भी तो स्लोप का वो पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, जितना बड़ा स्लोप होगा, जितना स्टीप स्लोप होगा, उतना ही तो कम उस पर आप लोग डेवलपमेंट कर पाओगे। वहां पर लोग बसेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा। जैसे स्लोप कंस्ट्रेंट इम्पैक्ट अर्बन एक्सपांसन एंड डेवलपमेंट पैटर्न। अगर जितना ज़्यादा स्लोप स्टीप होगा उतना ही तो आप लोगों का एक्सपांसन और डेवलपमेंट पैटर्न को इम्पैक्ट करेगा, उस चीज़ को चेंज जितना जिस तरीके से चेंज होगा। तो वही चीज़ है। एग्जाम्पल हांगकॉन्ग विथ इट्स माउंटेनियस टेरेन। जैसे हांगकॉन्ग जो है उसमें क्या है, माउंटेनियस टेरेन है। क्यों है? देखो अपना हांगकॉन्ग कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, ये इस तरीके से, ये अपना पूरा चाइना है, चाइना के यहाँ पर एक छोटा सा वो है हांगकॉन्ग, है कि नहीं है। तो ये किस जगह पे बसा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, सबमर्जेंस बाउंड्रीज पे बसा हुआ है। यहाँ पे क्या है, माउंटेन बहुत ज्यादा है। हैज लेड द
कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। इन द कोस्टल एरिया वेयर स्लोप्स आर जेंटलर, अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द हांगकांग लैंड एरिया इज माउंटेनियस और हिली, तो मेकिंग अर्बन डेवलपमेंट मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप पहाड़ पर एक मकान बनाओगे तो वो कॉस्टली पड़ेगा, कि फ्लैट सरफेस पे बनाओगे वो कॉस्टली पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो स्लोप स्टीप होगा वहां पर ही तो प्रॉब्लम आएगी। समझ में आने वाली बात। तो अब हम लोग देखते हैं ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अल्टीट्यूड देखें, आप लोगों ने अभी क्या देख लिया, सीधा सीधा स्लोप देख लिया, दूसरा है स्लोप, उसके बाद अल्टीट्यूड देन रिलीफ। तो अल्टीट्यूड देखते हैं, अल्टीट्यूड में हम लोगों को क्या देखना है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वेट, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि अल्टीट्यूड का इफेक्ट आपके अल्टीट्यूड जोनेशन और बायोडाइवर्सिटी पे पड़ता है। क्या है, जब आप लोग, मैं जब एनवायरमेंट इसी के अंदर जब और भी यूनिट्स जब पढ़ेंगे, जब इन्वायरमेंटल जोग्राफी जब देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि ऑल्टीट्यूड जो है, आप लोगों की जो बायोडाइवर्सिटी जो डेवलप होगी ना, वो अलग अलग ऑल्टीट्यूड के जोनेशन पे होगी, मतलब जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको बताऊं, ये ऑल्टीट्यूड जोनेशन क्रिएट द डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम अक्रॉस डिफरेंट एलिवेशंस। जो मेरा जो अल्टीट्यूड का जोनेशन है वो क्रिएट कर रहा है अलग अलग इकोसिस्टम को अलग अलग एलिवेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो की अगर बात करूं, एग्जांपल के तौर पे मैंने माउंट किलिमंजारो ले लिया है। क्या आप लोग अगर हवा में बात करोगे ना, तो एग्जामिनर जो होगा ना वो ठीक से उसको पचा नहीं पाएगा कि भाई ये तो हवा में बात कर रहा है, कोई एग्जाम्पल भी नहीं दे रहा है। इसीलिए हम लोगों को जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतने ज़्यादा यूज़ करने हैं। तो क्या किया, तो माउंट किलिमंजारो जो है ना, वो राइजिंग टू दी 5895 मीटर, जो माउंट किलिमंजारो है ना, वो कितना ऊंचा है, 19,341 फुट, लगभग 19,341 फुट ऊपर है। तो मतलब 5,895 मीटर की ऊंचाई पर है। इसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, अलग अलग इको जोन्स दिख रहे हैं। अब ये इको जोन्स क्या होते हैं वो सब हम लोग आगे इन्वायरमेंट वगैरह में देखेंगे। अब ये समझ लो, हम लोगों ने क्या किया है, अलग अलग जोनेशन में बांट दिए। किस बेस पे, अल्टीट्यूड बेस पे। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, आप लोगों की अर्थ सरफेस से ऊपर कितना जाना ऊपर है। ठीक है, तो मतलब एक जोन मैंने ऐसे बांट दिया, एक जोन ऐसे बांट दिया, एक जोन ऐसे बांट दिया वहां पर। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों का जो बेस होगा ना, वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे। किलिमंजारो का एग्जाम्पल दिया ना, तो बेस पर क्या होगा मेरा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होंगे बेस पर, माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, अल्पाइन ग्रासलैंड होंगे, और आर्कटिक लाइक ग्लेशियर्स एट द समिट, मतलब पीक पर क्या होंगे मेरे, आर्कटिक लाइक जैसे समिट होंगे पीक पर। ऑब्वियस सी बात है, ईच जोन, अब जब वही वाली बात है, ऊपर बढ़ते जाओगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे नीचे, फिर माउंटेन फॉरेस्ट थोड़ा सा ऊपर, एल्पाइन ग्रासलैंड उससे ऊपर, आर्कटिक लाइक ग्लेशियर्स उस सबसे ऊपर। समझ में आया ना। अरे आप कॉमन सेंस लगाओ, एक पहाड़ है, आप लोगों ने पहाड़ देखा है, सीधी सीधी बात है, जब आप दूर से देखते हो तो आप लोगों को क्या दिखता है, सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है, आइस जमी दिखाई देती है। सबसे ऊपर हम, मेरे को पहाड़ के सबसे ऊपर मेरे को क्या मिलेगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ केवल पहाड़ का नहीं, वैसे ऑल्टीट्यूड और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑल्टीट्यूड से ये तो देखोगे, तो सबसे पहले ऊपर, सबसे पहले क्या सबसे ऊपर क्या दिखाई देगा आप लोगों को, ग्लेशियर्स दिखाई देंगे। समझ में आया। उससे नीचे आओगे तो आप लोगों को क्या दिखाएगा, थोड़ा सा ग्रासलैंड दिखाई देगा। उससे नीचे आओगे माउंटेन दिखाई, वो माउंटेन फॉरेस्ट दिखाई देंगे। उससे सबसे नीचे जो आएगा, जो नीचे वाला हिस्सा होगा, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखाई देंगे। तो दैट मीन्स जो जोनेशन है वो आपके ऑल्टीट्यूड बेस पे हो रहे हैं। समझ में आया ना। तो बायोडाइवर्सिटी भी कैसे होगी, इसी के अल्टीट्यूड पर ही तो होगी। समझ में आने वाली बात। तो वहाँ पर भी आप एग्जाम्पल बना के आ सकते हो, इस तरीके का डायग्राम बना के आ सकते हो कि आप लोगों ने क्या किया, एक माउंटेन बनाया, मतलब इस तरीके का बनाया, ये मेरा अल्टीट्यूड इंक्रीज हो गया। यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर मेरे क्या है, रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर मेरे क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट है। अब ये क्या होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट, ये सब अपन धीरे धीरे नेक्स्ट और वीडियो जैसे बढ़ते जाएंगे उसमें बताते जाऊँगा। ये एल्पाइन ग्रासलैंड है, और ये आप लोगों के सुमिट है, मतलब पीक, पीक पर क्या है आप लोगों का, ग्लेशियर है कि नहीं।
नाउ ईच जोन हार्बर्स द यूनिक स्पीसीज। अब एक ऑब्वियस ही बताओ, रेन फॉरेस्ट में सबसे अलग स्पीसीज होंगी, माउंटेन फॉरेस्ट में अलग स्पीसीज होंगी, और जो आप लोगों का ग्लेशियर्स वाला इलाका है वहाँ पे अलग स्पीसीज होंगी, क्योंकि वो लोग टेम्परेचर को भी तो अडेप्ट करेंगे। तो बस वही चीज़ है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों की जैसे आप अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हो अल्टीट्यूड में, आप लोगों का टेम्परेचर कम होते चला जाता है, तभी तो यहाँ पर आइस जमी हुई है। ऑब्वियस सी बात है ना। नाउ अडेप्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल चेंजेस विद द आल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड के साथ साथ ही तो चेंजेस होता है। इस तरीके की आप लोगों को स्पीसीज मिलती चली जाएंगी, चाहे आपकी फोना वाली स्पीसीज हो चाहे वो फ्लोरल स्पीसीज हो। समझ में आई ये वाली बात। अब ये फोना क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है? भाई फ्लोरा इज रिलेटेड टू दी ट्री, ग्रास एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड फ्लोरा इज रिलेटेड टू द बायोटिक थिंग्स, बायोटिक एनिमल्स, जैसे छोटे से लेके बड़ा तक अपन भी फ्लोरा में फोना में आते हैं। समझ में आई ये वाली बात। दिस वेरिएशन हैज मेड किलिमंजारो अ की लोकेशन फॉर स्टडिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी। इसी के कारण किलिमंजारो का एग्जाम्पल दिया जाता है। अब ये कहाँ है? देखो अफ्रीका है, अफ्रीका में तंजानिया नाम का एक देश है, उसके पास में उसमें क्या है, किलिमंजारो माउंटेन है। तो बस उसी इलाके में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों के पास दो डायग्राम बन गए, आप चाहे कोई सा ही बना सकते हो, चाहे ये बना के आ जाना चाहे ये बना के आ जाना। सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वाला डायग्राम, ठीक है? समझ में आई ना ये वाली बात। नेक्स्ट दूसरा इम्पैक्ट, एग्रीकल्चर और क्रॉप वायबिलिटी। अब एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी देखा कि स्लोप का इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर, तो उसका क्या, उसका इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो अल्टीट्यूड क्या करता है, अफेक्ट करता है क्रॉप वायबिलिटी को ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे बढ़ोगे टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा और ग्रोइंग सीजन्स का इफेक्ट पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस जैसे यूथोपिया का एग्जांपल ले लो, यूथोपिया का हाईलैंड जो है, जो वो कितने हैं, लगभग 1800 मीटर या फिर बोल दिया जाए 5900 फीट की ऊंचाई पर है। ये क्या होता है, द कूलर टेम्परेचर अलाउ द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप लाइक। अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा इथोपिया के ऊपर, ठीक है। कूलर टेम्परेचर जो होगा वो अलाउ करेगा क्रॉप्स को, कौन कौन से, जैसे कॉफ़ी हुआ, टैफ हुआ, इस तरीके के कहाँ पर मिलेंगे आपको, यूथोपिया के ऊपर मिलेंगे। दैट मीन्स अगर आपको एग्रीकल्चर या इकोनॉमी में अगर पढ़ रहे हो, अगर कोई बोले कि आप लोगों का कॉफ़ी कहाँ होता है, तो आप लोगों के माइंड में सीधा आना चाहिए हाई एल्टीट्यूड रीजन पे होते हैं। मतलब जितनी ऊंचाई पर जो चीज़ें होंगी वहाँ पर आप लोगों के कॉफ़ी लगेगा, टैफ लगेगा, जो कि टेम्परेट क्लाइमेट में उगती है। ये चीज़ें टेम्परेट क्लाइमेट में होती है। अब ये टेम्परेट क्लाइमेट क्या होता है, जब अपन क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि भाई आप लोगों के अलग अलग जोन्स होते हैं, उसमें को अपन लोगों ने क्लाइमेटिक जोन्स में बांट रखा है, बस वही चीज़ हो गई। मीनवाइल लोअर एलिवेशंस, अब जैसे ये तो ऊपर वाला है था, अब लोअर एलिवेशंस आर सूटेड फॉर क्रॉप लाइक मेज एंड सोरगम। सोरगम और मेज जो है, हम लोगों का भुट्टा और सोरगम जो है, वो आप लोगों के कहाँ पर आते हैं, लोअर एलिवेशन में लगते हैं। दिस अल्टीट्यूड बेस्ड एग्रीकल्चरल जोनिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इथोपिया एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी एंड रेजिलियंस। मतलब इन्हें इथोपिया का एग्जाम्पल दे दिया है कि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर कॉफ़ी और टैफ मिलेंगे और लो एल्टीट्यूड पर आप लोगों के क्या मिलेंगे, सीधी सीधी बात है, मेज और सोरगम्स मिलेंगे। तो अगर वहाँ पर बना के आना है तो अफ्रीका बनाया ना, यहाँ पे एक इस जगह पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, उस जगह पर लगभग आपका इथोपिया देखने को मिलता है। ये मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर डाले हुए हैं। अभी आप लोग और भी इस तरीके से डायग्राम वहाँ पे बना के आना एग्जाम्पल में, अब जब नोट्स भी बनाओगे तब भी आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिलीफ। रिलीफ का क्या होगा, जैसे रिवर वैली एंड सेटलमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिलीफ जो है सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है किस पर, सेटलमेंट पैटर्न के ऊपर। जैसे हाई रिलीफ जो होगा, रीजन जो होगा हाई रिलीफ वाला, जैसे आल्प टाउन, एग्जाम्पल के तौर पे आल्प टाउन्स आर ऑफन सिचुएटेड इन वैली। जैसे आप लोगों के आल्प और टाउन्स जो हैं कहाँ पर ज़्यादातर होते हैं, वैली में होते हैं, वेयर लैंड इज फ्लैटर एंड मोर एक्सेसिबल। सीधी सीधी बात है, अगर आप लोगों का फ्लैट सरफेस होगा तो वहाँ पर भी तो टाउन्स बनेंगे, है कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, बनेंगे ना वहाँ पर टाउन्स।
तो बस वही चीज़ है कि आपका रिलीफ पर भी डिपेंड करता है कि ज़्यादातर क्या होता है वैली के अंदर बनते हैं, और जहाँ पर वैली में क्या होता है ज़्यादातर फ्लैटेड सर्फेस होता है। मान लो आप लोगों को देखा होगा माउंटेनियस एरिया में कितने कम लोग सेटल हो पाते हैं, तो बस वही चीज़ है। एग्जाम्पल रॉन वैली जो है, रॉन वैली फॉर एग्जाम्पल रन फ्रॉम, रॉन वैली कहाँ से कहाँ तक चलती है, स्विट्जरलैंड से लेके फ्रांस तक, स्विट्जरलैंड से लेके फ्रांस तक, स्विट्जरलैंड से लेके फ्रांस तक क्या है, रॉन वैली है। इस तरीके से क्रिएटिंग अ नेचुरल कॉरिडोर फॉर द ट्रेड एंड सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि इसका रिलीफ इस तरीके से है कि वो आप लोगों को हेल्प करेगा इधर से उधर जाने में। लो रिलीफ वैली ऑल्सो ऑफर फर्टाइल लैंड। इससे क्या होगा, आप लो रिलीफ होगा तो क्या होगा, फर्टाइल लैंड होगा, सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड मेकिंग दीज एरियाज मोर अट्रैक्टिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। एक बात बताओ, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे पहला ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ हुआ, जैसे हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, एग्रीकल्चर आया। तो जहाँ पर हम लोगों को एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने में आसानी होगी वहाँ पर ही तो क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट जानना होगा। ऑब्वियस सी बात है ना। तो रिलीफ का इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर, रिवर वैली और सेटलमेंट के ऊपर। समझ में आया, ये चीज़ आ गई समझ में। नेक्स्ट, माइक्रो क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। रिलीफ का, रिलीफ क्रिएट करता है आप लोगों के माइक्रो क्लाइमेट को, जो इम्पैक्ट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को, है कि नहीं। जैसे कैलिफोर्निया जो है, द कोस्टल रेंज जो है शेल्टर्स दी सेंट्रल वैली, ठीक है, क्रिएटिंग अ वार्म ड्राई क्लाइमेट। अब जो क्या होता है कैलिफोर्निया में जो कोस्टल रेंज है ना, वो सेंट्रल वैली को बीच में है, जिससे क्या होगा, एक वार्म और ड्राई क्लाइमेट बनेगा जो कि आइडियल है फ्रूट और वेजिटेबल में। दैट मीन्स कैलिफोर्निया में फ्रूट और वेजिटेबल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दिस माइक्रो क्लाइमेट हैज़ मेड द सेंट्रल वैली वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल रीजन इन द वर्ल्ड। समझ में आया। जो कैलिफोर्निया की जो सेंट्रल वैली है वहाँ पर क्या होता है, लगभग 40% सप्लाई होती है यूनाइटेड स्टेट के फ्रूट्स की, ठीक है। पूरे अलग अलग हो गए, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग जोन्स होते हैं मतलब पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेटिक जोन्स अलग अलग बांट दिए थे हम लोगों ने। जब हम क्लाइमेट्स पढ़ेंगे तब देखोगे किस तरीके से बांटे हैं। लेकिन इसी जो डिफरेंट जोन है, उस डिफरेंट जोन के अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट भी बन जाता है अगर आप लोगों का रिलीफ चेंज हो गया उस जगह का। तो वही चीज़ है कि कैलिफोर्निया में कोस्टल रेंज जो है वो शेल्टर कर रही है अपनी सेंट्रल वैली को। अब कोस्टल रेंज सेंट्रल करने के कारण क्या हुआ, आप लोगों का वार्म और ड्राई क्लाइमेट क्रिएट हुआ, जो कि आइडियल है फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए। ये आप लोगों के यूनाइटेड स्टेट में जितने भी फ्रूट सप्लाई हो रहे हैं उसका 40% तो यहीं से सप्लाई हो रहा है। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो सप्लाई हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहा है। और नट्स भी देख लिया जाए, फ्रूट वेजिटेबल और नट्स की जो सप्लाई 40% सप्लाई है यूनाइटेड स्टेट में, वो कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली से हो रही है। कहाँ से हो रही है, सेंट्रल वैली से हो रही है। समझ में ये वाली बात। नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप वेरिएशन, बायोडाइवर्सिटी एंड लैंडस्केप वेरिएशन भी आप लोगों के रिलीफ के कारण होगा। जैसे माइक्रो क्लाइमेट को सपोर्ट करता है, इससे क्या होगा, आपका यूनिक इकोसिस्टम बन जाएगा। जैसे अपलेचियन माउंटेन, अपलेचियन माउंटेन कहाँ है, आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला इलाका नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड पर आप लोगों को क्या मिलेगा, अपलेचियन माउंटेन बनेगा। तो वहाँ पर आप बना के आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पान लो एंड हाई रिलीफ एरियाज, स्पान लो एंड हाई रिलीफ एरियाज फॉस्टरिंग डाइवर्स हैबिटाट्स, अलग अलग जो हैबिटाट्स है अक्रॉस इट्स रिज एंड वैली। ऑब्वियस सी बात है, रिज पर अलग टाइप का होगा, वैलीज में अलग टाइप का होगा। दिस वर्टिकल दिस वेरिड हैबिटाट, जो अलग अलग हैबिटाट जो बने हुए हैं ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपलेचियंस के बीइंग वन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकाज मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन। इसी के कारण बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्स हो रही है, ठीक है। सो मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन, बायोडाइवर्स रीजन होस्टिंग ओवर 2000 प्लांट स्पीसीज। देख रहे हो, लगभग 2000 प्लांट स्पीसीज है, उससे भी ज़्यादा, और लगभग 500 से भी ज़्यादा एनिमल स्पीसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। क्यों, रिलीफ चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, इसलिए। नाउ डेटा और फैक्ट अगर डालोगे एग्जाम के अंदर तो उसके लिए भी थोड़े बहुत ले लिए हैं मैंने कि भाई अगर आप छिड़क के आने, आप लोगों को पेजेस अगर कम लग रहे हो भरने में, तो डेटा जैसे इरोजन और स्लोप का अगर देखा जाए, इरोजन और स्लोप से रिलेटेड अगर देखा जाए, तो एरिया विद द स्लोप
स्लोप वाले में लिखोगे ना, तो एरिया विद द स्लोप अब 30 डिग्री आर, जैसे जिस भी स्लोप का जो भी स्लोप आपका 30 डिग्री से ऊपर होगा, 30 डिग्री से अगर ऊपर होगा, एट द सिग्निफिकेंटली हायर इरोजन रिस्क, एट द सिग्निफिकेंटली, जब भी कोई भी स्लोप अगर 30 डिग्री से ऊपर होगा किसी भी स्लोप का, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर इरोजन का जो रिस्क होगा वो ज़्यादा होगा, है कि नहीं है। दूसरे अगर किसी का भी स्लोप थोड़ा सा कम हुआ, मान लो मेरा 20 डिग्री का स्लोप हुआ, तो यहाँ पर इरोजन थोड़ा सा कम होगा ना, तो ऐसे ही अगर किसी भी एरिया का स्लोप 30 डिग्री से ऊपर होगा तो वहां पर क्या होगा, मेरा इरोजन का रिस्क इंक्रीज होगा। जैसे हिमालय का जो इरोजन रेट है वो 15 mm पर ईयर तक हो सकता है, मतलब 15 mm तक खिसक सकता है एक साल के अंदर, इतना इरोजन हो जाता है यहाँ से। समझ में आया। अगला अल्टीट्यूड जोनेशन। अल्टीट्यूड जोनेशन के अंदर अगर देखेंगे तो माउंट किलिमंजारो का फैक्ट देख लो। माउंट किलिमंजारो, मैंने वही फैक्ट बताया था अल्टीट्यूड के ऊपर, ये 5 डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल जोन को क्या कर रहा है, फीचर कर रहा है अल्टीट्यूड रेंज पे, जैसे विद अ यूनिक क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन। अलग अलग मैंने बताया ना जोन्स बन जाते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक है कल्टीवेशन जोन, जहाँ पर कल्टीवेशन होगा लगभग 800 टू 1800 मीटर पर क्या होगा, अपना कल्टीवेशन जोन होगा। सेकेंड माउंटेन फॉरेस्ट जोन। माउंटेन फॉरेस्ट जोन कहाँ से होगा, 1800 से 2800 मीटर्स तक लगभग। ऐसे ही अगला होगा हीथर एंड मूरलैंड जोन। क्या, हीथर एंड मूरलैंड जोन, वो क्या होगा 2800 से 4000 मीटर तक। ऐसे ही अल्पाइन डेजर्ट जोन। अल्पाइन डेजर्ट जोन कहाँ पे होगा, 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक। आर्कटिक और सुमिट जोन, सुमिट मतलब सबसे ऊपर वाला जोन, वो कहाँ होगा 5 किलोमीटर के अब। समझ में आई ये वाली बात। इस तरीके से आप जोनेशन कर सकते हो। वहाँ पे जो मैंने डायग्राम नहीं बनाया था, ये वाला देखो, जोनेशन वाला डायग्राम बना था, ये वाला, ये रहा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके आप लोग हाइट भी डाल दोगे कितना ऊपर, ये 5 किलोमीटर पर मिल जाएगा आप लोगों को, 5 किलोमीटर से मिल जाएगा, ये 4 से लेके 5 किलोमीटर तक मिल जाएगा। इस तरीके से आप वहाँ पे बना के आ सकते हो। समझ में आई। ऐसे ही रिलीफ और रिवर वैली के अगर फैक्ट देखोगे तो रॉन वैली जो होगा सर्व करता है मेजर एग्रीकल्चरल एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, वाइल कैलिफोर्निया का जो सेंट्रल वैली जो होगी वो प्रोटेक्ट करता है बाय द सराउंडिंग रिलीफ, प्रोड्यूस 40% ऑफ द नेशंस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। आ गई आप लोगों को। अगर मैं इस पूरे चीज़ को समराइज करूं तो क्या बोलूँगा कि जो मेरी जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो स्लोप, अल्टीट्यूड और रिलीफ जो होगा वो आपके लैंडस्केप को क्या करते हैं, शेप करते हैं इन अ वे दैट इन्फ्लुएंस, इससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा नेचुरल प्रोसेस, बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है। स्पेसिफिक एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे टेरेस्ड एग्रीकल्चरल इन द एंडीज, अल्टीट्यूड जोनेशन ऑन द किलिमंजारो और वैली फार्मिंग इन द कैलिफोर्निया इलस्ट्रेट करते हैं हाउ टू क्रिएट डिस्टिंक्ट लैंडस्केप ड्राइविंग द ह्यूमन एडेप्टेशन एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर आपका डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ पाएगा तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन भी कर पाओगे, वो भी कर पाओगे। समझ में आई ये वाली बात, आई ना ये वाली बात। आप देखो लैंडस्केप इज अ फंक्शन, अब देखो लैंडस्केप को वो स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज का भी फंक्शन है। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि डेविस ने बोला है कि लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। ठीक है। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आया भी है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिख के आओगे भाई, हमें तो सिर्फ लाइन पता है, तो हम लोगों को उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये किसने बोला था, डेविस ने बोला था। कभी भी ये लाइन आए तो डेविस का नाम जरूर देखे आना। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म। अब ये सिर्फ और सिर्फ उसको चेंज नहीं करेगा, ये ओरिजिन और डेवलपमेंट में दोनों में हेल्प करता है किसी भी लैंडफॉर्म की, ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे। 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड, इस इन तीनों फैक्टर्स को क्या बोलेंगे, ट्रायो ऑफ डेविस। ठीक है, याद रखना जब भी आप कभी भी यूज करके आओ, अगर डायरेक्ट भी नहीं पूछा, कभी भी लैंडस्केप डेवलपमेंट की बात हो तो ये वाली लाइन जरूर लिख के आना, द ट्रायो ऑफ डेविस विच इज स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द लैंड फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है। अब जैसे इस कंसेप्ट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द टाइम,
ऑल्सो कॉल्ड, अब स्टेज बाय द डेविस फॉलोअर, डेविस ने स्ट्रक्चर, इस चीज को क्या बोला, स्टेजेस बोले, अलग अलग स्टेजेस हैं, ये डेविस के फॉलोअर्स ने बोला। तो अब इसको एग्जाम के अंदर आप लोगों को डायग्राम बना के आना, तो डायरेक्ट बना के भी आ सकते हो, जैसे लैंडस्केप डेवलपमेंट, इसमें प्रोसेस, ऐसे स्ट्रक्चर और टाइम, इन तीनों से मिलकर आप लोगों का लैंडस्केप डेवलपमेंट बनेगा। तो इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो एग्जाम में। समझ में आया? तो अपन सीधा सीधा चालू करते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या था, स्ट्रक्चर ही तो है ना, सबसे पहले स्ट्रक्चर है ना, तो सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे लिथोलॉजिकल रॉक टाइप, देखा लिथ का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, लिथ का मतलब होता है आप लोगों का रॉक, ठीक है। तो जैसे ही लिथोलॉजिकल मतलब रॉक टाइप, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, जॉइंट्स एक्सेट्रा ऑफ द रॉक्स, ठीक है। लिथोलॉजिकल की तो बात करें ना। नाउ द जियोलॉजिक स्ट्रक्चर ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग द टाइप्स ऑफ द रॉक एंड देयर अरेंजमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल शेपिंग द लैंडस्केप। जो भी रॉक का जो टाइप होगा, चाहे किस तरीके का भी स्ट्रक्चर होगा, वही तो मेन अपना शेप करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की अगर सेडिमेंट्री रॉक हुई तो क्या होगा, उससे क्या बनेंगे आप लोगों के, प्लेचूज बनेंगे, प्लेन्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोग आराम से ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, कट सकती हैं, वाटर से किसी भी चीज़ से आराम से कट जाएंगे, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या लेयर वाइज बनी हुई है, तो यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बनेगा। समझ में आया? वाइल इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक कैन क्रिएट माउंटेन रेंजेस। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इससे ज़्यादा हार्ड होंगी, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक इससे ज़्यादा सेडिमेंट्री से हार्ड होंगी, दैट मीन्स वो थोड़ा सा कटने में थोड़ी सी कम मुश्किल होगी, तो इसलिए यहाँ पे माउंटेन रेंजेस बनती हैं। दूसरा भी इसका मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि अगर आपका लावा पोर्ड आउट होता है बाहर की तरफ, तो क्या होता है, यहाँ पर कौन सी वाली रॉक निकलती है, इग्नियस रॉक निकलती है। इग्नियस रॉक मतलब लावा निकलता है, जब ठंडा होता है तो उसको क्या बोलेंगे, इग्नियस रॉक बनेगी। तो इस जो बनेगा मेरा, क्या बनेगा यहाँ पर, माउंटेन बनेगा। अब धीरे धीरे आपसे अगर नदी इसको इरोड करती चली जाएगी, तो ये यहाँ पर इरोड करके इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगी और एक जगह इकट्ठा कर देगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या बनेंगे, प्लेचूज बनेंगे। वो किससे बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक से बनेंगे। बस यही चीज़ अपन लोगों ने जो इतने वीडियोस में देखा है, उसी को अपन लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आई ना, ये वाली बात हो गई ना समझ में? तो बस वही चीज़ है कि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है, रॉक का स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो भी है, वो आप लोगों को रिलीफ बनाने में किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट टाइप को लैंडस्केप को बनाने में हेल्प करते हैं। द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। आप लोगों को पता होगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया बनाना और एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बना लेना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लैंडस्केप फॉर्म्ड ड्यू टू द टेक्टोनिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन द अर्थ क्रस्ट। ऑब्वियस सी बात है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो भी बन रहा है, तो उस तरीके से लैंडस्केप फॉर्म हुआ। अरे अपने यहाँ की देख लो, हिमालयंस देख लो, लैंडस्केप फॉर्म तो हो रहा है ना, तो वही चीज़ें हैं। सेकेंड इज प्रोसेस। अभी अपन लोगों ने क्या देखा, स्ट्रक्चर देखा। सेकेंड इज प्रोसेस, इट मीन्स द एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन। मतलब क्या है प्रोसेस, क्या है कि किस प्रोसेस से बना है, अभी तक क्या बना है, क्या स्ट्रक्चर क्या बना है। सेकेंड इज किस प्रोसेस से बना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एजेंट्स है डेन्यूडेशन के, मैंने क्या बताया कि यहाँ से कट कटा की तो चीज़ें आई हैं, वेट, यहाँ से कट कटा की तो चीज़ें आनी थी, ये जो मैंने बनाया था, अगर कोई चीज़ कट के आ रही तो डेन्यूडेशन हो रहा है, तो कौन सा एजेंट होगा। एजेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदरिंग, एक मिनट, हाँ, वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है, चाहे वेदरिंग हो सकती है चाहे इरोजन हो सकता है। रनिंग वाटर इन द केस ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल, जैसे डेविस ने क्या बताया था, ज़्यादातर जो है डेविस ने रनिंग वाटर की बात की है, ज्योग्राफिकल साइकिल की बात की है, जो अपन लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। डेविसियन साइकिल्स कौन सी होती हैं, ज्योग्राफिकल कौन कौन सी साइकिल्स हैं, साइकिल ऑफ इरोजन क्या होता है। तो वही चीज़ है कि वेदरिंग या इरोजन। इरोजन किस चीज़ से बोल रहा है, ये वाटर से हो रहा है भाई, एयर से भी होता है, हर चीज़ से, ग्लेशियर से भी होता है। तो ये अपन लोगों ने क्या बोला है कि वाटर इन द केस ऑफ द ज्योग्राफिकल साइकिल, डेविस के मॉडल में ये चीज़ दी हुई है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दिया कि क्या होगा। एजेंट्स ऑफ द डेन्यूडेशन इंक्लूड बोथ वेदरिंग एंड इरोजन, दोनों की दोनों चीज़ आएंगी। वेरियस प्रोसेस सच एज इरोजन, डिपोजिशन,
एंड वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड वेदरिंग, कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और रीसेव कर रहे हैं लैंडस्केप को, है कि नहीं। इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, उसी कारण तो हो रहा है। अब आप बोलोगे कि ये वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है, भाई मेरा लास्ट वीडियो देख लो, मोटा मोटा आप देख लो। इरोजन का मतलब हो गया, सबसे पहली प्रोसेस होगी वेदरिंग। क्या होगी, वेदरिंग, कि कोई भी चीज़ आएगी, चाहे मैकेनिकल वेदरिंग हो या कुछ हो, इस जो रॉक है उसको क्या करेगी, फ्रेगमेंट करने की कोशिश करेगी या डिकम्पोज करने की कोशिश करेगी। तो क्या हो जाएगा, ये हल्के से टूट जाएंगे, ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे। अब क्या हुआ, यहाँ से अगर मैंने वाटर निकाल दिया तो ये क्या करेगा, इसको अपने साथ लेके जाएगा, इसको भी बोलते हैं इरोजन। डिपोजिशन, जो वाटर जो इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहा है, तो एक जगह तो इसको रख देगा ना, लिमिट होगी ना, इसको एक जगह छोड़ देगा, वहाँ पे एक जगह पर इकट्ठे होते चले जाएंगे, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। समझ में आई ये वाली बात, मोटा मोटा समझ में आई ना तीनों प्रोसेस। तो इससे हम लोगों का क्या बनेगा, शेप चेंज होगा और रीसेप होगा लैंडस्केप का। डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस डोमिनेंट प्रोसेस दैट लीड्स टू डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म, जो अलग अलग जो प्रोसेस होंगे वो तो से तो अलग अलग लैंडफॉर्म बनेंगे। फॉर इंस्टेंस विंड इरोजन इन द एरिड रीजन, एरिड रीजन के अंदर कौन सा इरोजन होता है, विंड इरोजन। इससे क्या फॉर्म होगा आपका, सैंड ड्यून्स फॉर्म होते हैं। वाइल ग्लेशियर अगर इरोजन किया कहाँ पर, कोल्ड रीजन में, तो वो क्या करेंगे, आपके यू शेप्ड वैली बनाएंगी और मोरेंस बनाएंगे। कौन से, कोल्ड रीजन में ग्लेशियर इरोजन के कारण, जो कि अपन लोगों को स्विस आल्प में देखने को मिलते हैं। समझ में है ना, ये एग्जाम्पल के रूप में जो प्रोसेस हुई ना, कौन सी प्रोसेस हुई, कि अपना विंडो इरोजन हुआ, कि ग्लेशियर इरोजन हुआ, कि आप लोगों का वाटर वाला रनिंग वाटर का इरोजन हुआ। तो उससे कौन सी, जैसे वाटर वाले अगर एग्जांपल लोगे तो वाटर से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सबो में देखने को मिलेंगे, है कि नहीं है। तो इस तरीके की आपकी चीज़ें बन जाती हैं। अब स्टेजेस, स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, टाइम भी बोलते हैं। देखो कई जगह आप उसको स्टेज के रूप में भी रेफर कर सकते हो, टाइम के रूप में भी। इट वॉज नॉट ओनली यूज टू द टेम्पोरल कंटेक्स्ट बाय द डेविस, डेविस ने इसको सिर्फ टेम्पोरल कंटेक्स्ट ने नहीं बोला, बट ऑल्सो यूज द प्रोसेस इटसेल्फ, पूरी की पूरी प्रोसेस बताई गई है। ये दो जो चीज़ें बताई गई ना, स्ट्रक्चर और प्रोसेस, तो वो क्या बताया गया है, वो स्टेज का पूरा बताया गया है। इसकी एक प्रोसेस है इस चीज़ की, लीडिंग टू द इनएविटेबल प्रोग्रेशन ऑफ चेंज ऑफ लैंडफॉर्म। इससे ही तो आप लोगों का प्रोग्रेशन चेंज होता है। नाउ लैंडस्केप इवॉल्व द ओवर द टाइम, लैंडस्केप जो है टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है, एंड देयर अपीरियंस कैन बी लिंक्ड टू द स्पेसिफिक स्टेज, जो उसका अपीरियंस है वो अलग अलग स्टेजेस से लिंक किया जा सकता है, अलग अलग टाइम पे उसका अपीरियंस चेंज होता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यंग माउंटेन रेंज लाइक हिमालयाज, आप लोगों को पता है कि हिमालय जो है ना बहुत स्टीप है कि नहीं। तो यंग माउंटेन रेंज लाइक हिमालयाज फीचर्स क्या करता है, हाई पीक दे रहा है, बहुत ऊंचा है एक तो, एंड डीप वैलीज भी देता है, और बहुत जो वैलीज जो होंगी वो भी बहुत डीप होंगी, ड्यू टू द एक्टिव टेक्टोनिक अपलिफ्ट एंड द इरोजन, इरोजन। और अब क्या होगा, अब एक बार बताओ, अगर आप लोगों की जो स्टीप होगी तो यहाँ से क्या होगा, आप लोगों की रिवर की जो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा होगी, रिवर की स्पीड होगी तो इरोड भी बहुत जल्दी करेगा इसको। तो इसका मतलब आप लोगों को वी शेप्ड वैली मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी, वी शेप्ड वैली मिलेंगी। तो ये जो वैलीज है ना वो वी शेप्ड रहेंगी, डीप वैली वी शेप्ड रहेंगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप होंगी। तो किसके कारण हो रहा है, ये अपलिफ्टमेंट तो हो ही रहा है, साथ में इरोजन भी हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, अब अगर इसके अपोजिट में देखा जाए तो ओल्डर रेंज जैसे अपलेचियन माउंटेन जो है, अपलेचियन माउंटेन जो है, इनके पास लोअर एलिवेशंस है, बहुत नीचा होगा एक तो पहली बात, और राउंड पीक्स होंगी। क्यों, क्योंकि इरोजन हो चुका है, हो रहा है नहीं, हो चुका है। इससे क्या होगा, आप लोगों की जो रिवर की जो स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो होगी, इसका मतलब आप लोगों की जो वैलीज होंगी वो भी कम होंगी, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का प्रोलॉन्ग्ड इरोजन और वेदरिंग बता रहा है, ये जो पुराना वाला है। तो दोनों का अंतर नहीं हो गया, दोनों के शेप में और चेंजेस नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को। तो बस वही चीज़ हो गई, टाइम और स्टेजेस। समझ में आई। तो डेविस ने इस तरीके के 3 स्टेजेस बताई थी, यंग, मेच्योर एंड ओल्ड। समझ में आई ना। तो यही वही चीज़ बोल रहा है कि यंग पे पीक होगा तो किस तरीके से दिखाई देती है, और ओल्ड में इस तरीके से होगा। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द लैंडस्केप्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 3 मेन फैक्टर। जो हमेशा 3 मेन फैक्टर पर जो है वो लैंडस्केप इन्फ्लुएंस होता है, किससे, अंडरलाइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एक्टिंग अपॉन इट,
ठीक है। अंडरलाइन अब अभी तो मैंने बता दिया स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। अब अपन पूरा का पूरा क्या लिखोगे कि भाई अंडरलाइन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, प्रोसेस एक्टिंग अपॉन इट एंड स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इट हैज रीच्ड। ये तो तीन चीज रहेंगी। तो मतलब अगर मैंने सीधा सीधा बोल दिया, तीन वर्ड बोल दिए, तो किस चीज का स्ट्रक्चर भाई? अंडरलाइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। किस चीज की प्रोसेस भाई? प्रोसेस एक्टिंग अपॉन इट। और स्टेजेस, कौन से स्टेजेस? स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इट हैज रीच्ड। कौन से स्टेजेस के डेवलपमेंट पे ये पहुंच चुकी है? कि ये यंग पर है, कि मेच्योर पर है, कि मेच्योर और यंग के बीच में है, या फिर ओल्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो उसी पर तो रिलीफ डिपेंड करेगा। हाउएवर दिस कंसेप्ट कैन बी क्रिटिक्ड, मतलब क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा हुआ है फॉर दी ओवर सिंप्लीफाइंग। क्या है, मोटा मोटा बोल दिया कि भाई नहीं यार वो तो ना सीधी सीधी आप लोगों का स्ट्रक्चर, प्रोसेस और केवल उस पर डिपेंड करता है। भाई ये बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंडस्केप एवोल्यूशन, बहुत जान अभी तो आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप एवोल्यूशन हुआ है ना। इनने बोल दिया सिर्फ ये तीन फैक्टर हैं। फैक्टर सच एज, अब इनने कौन कौन से फैक्टर्स छोड़ दिए? क्लाइमेटिक चेंज छोड़ दिए, ह्यूमन एक्टिविटीज छोड़ दी, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट छोड़ दिए। ऑब्वियस सी बात है कि केवल इसी से चेंज हो रहा है क्या भाई? क्लाइमेटिक चेंजेस भी तो हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस होने के कारण भी तो चेंज होगा। ह्यूमंस भी तो आ गए हैं भाई, उन्होंने माइंस खोद दी, ठीक है, उन लोगों ने अपना अर्बन डेवलपमेंट कर लिया। और कैटास्ट्रॉफिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं बहुत धीरे धीरे से, जो और चीज़ें चल रही हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये भी तो इवेंट, इसके कारण भी तो चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को इग्नोर मार दे। और भी चीज़ें हैं भाई, अलग अलग कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जैसे वॉल्केनिक इरप्शन सिग्निफिकेंटली आफ्टर लैंडस्केप, मेकिंग देम डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, हमेशा चेंज होता जा रहा है ना ये। तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई है। वैसे बाकी चीज़ें अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं अच्छी खासी ना। स्ट्रक्चर, प्रोसेस और स्टेज जो है ना, मॉडल जो है सिंप्लीफाई कर रहा है लैंडस्केप एवोल्यूशन को, और फेल कर रहा है उसको फुल एड्रेस करने में। किस चीज़ को? कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। जो डायनेमिक सिस्टम जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, उस चीज़ को ये इग्नोर मार रहा है। ये अज्यूम कर रहा है डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रेशन को, कि भाई डिटर्मिनिस्टिक प्रोग्रेशन है। येट मॉडर्न लैंडस्केप ऑफन डेविएटेड ड्यू टू द नॉन लीनियर स्टोचिस्ट, मतलब रैंडमली तरीके से भी हो रहा है। स्टोकेस्टिक्स का मतलब होता है रैंडम प्रोबेबिलिटी। रैंडम प्रोबेबिलिटी भाई पता ही नहीं है। उन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई अपने आप चल रहा है, ये एक 3 स्टेजेस है, इन तीनों स्टेजेस को पार करेगा। लेकिन भाई नॉन लीनियर है, ये 3 ही स्टेज नहीं है। डेविस ने 3 स्टेज दी थी कि सिर्फ ये 3 स्टेजेस को पार करेगा। क्या ये डेविस ने ये बोला था कि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है ना, पहले अपलिफ्टमेंट होगा, पहले वो बन जाएगा, उसके बाद आप लोगों का क्या होगा? इरोजन स्टार्ट होगा। और इरोजन जैसे स्टार्ट होगा फिर वो क्या होगा? 3 स्टेजेस होंगे, यंग, मेच्योर एंड ओल्ड। यंग मतलब मैंने ऊपर बनाया है क्योंकि सबसे ऊपर पीक होगा, मेच्योर और ओल्ड, ठीक है। उन्होंने बोला कि इस तरीके से स्टेप चलती है। लेकिन इन द रियल वर्ल्ड देयर इज नोथिंग लाइक दैट। क्या आता है? ये सब चीज़ें नॉन लीनियर है, स्टोकेस्टिक्स है, और एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस भी हो रहा है इसके ऊपर, कि नीचे से क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वही वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे एक इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? क्लाइमेटिक चेंज। रैपिड क्लाइमेटिक शिफ्ट जो है डिसरप्ट कर रहे हैं नेचुरल प्रोसेस को और स्टेजेस को, कि जिस तरीके से वो बोला है किस तरीके से चलेगा भाई। अगर आप लोगों की क्लाइमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे वहाँ पर, फॉर एग्जांपल आप लोगों का ऊपर जो है क्या है? ग्लेशियर्स हैं, और मान लो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर्स पिघल गए, ठीक है। ग्लेशियर्स पिघल गए तो क्या होगा? देखो मैंने क्या बताया था? आइसोस्टेसी बताया था। तो आइसोस्टेसी के कारण इसका अपलिफ्टमेंट होगा, ये पिघल गया। अब यहाँ पे क्या होगा? इरोजन भी स्टार्ट हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो ये सब चीज़ों को डिस्टर्ब कर, और एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये चीज़ें जम गई और ज़्यादा चीज़ हो गई तो और ये नीचे चला जाएगा और वो भी होगा। तो ये चीज़ तो इग्नोर ही मार दिया उन्होंने। जैसे एग्जाम्पल ग्रीनलैंड की जो आइस सीड है ना, वो लॉस कर रही है लगभग 269 गीगाटन पर ईयर। मतलब जो ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। ग्रीनलैंड कहाँ है? आपका नॉर्थ अमेरिका के और यहाँ पे पास में ये वाले इलाके में ये ग्रीनलैंड है। तो यहाँ की जो आइस सीड है ना, वो लॉस होती जा रही है लगभग 269 गीगाटन पर ईयर।
रैपिडली रीसेपिंग द ग्लेशियल वैली। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों की बहुत जो ग्लेशियल वैली है ना बहुत जल्दी से रीसेप हो रही है। बायपासिंग ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी स्टेज, ये बायपास कर रही है ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी स्टेज को। भाई धीरे धीरे वो ग्रेजुअल ही बोल रहे थे ना, अब तो ये ग्रेजुअल हो नहीं रहा, बहुत जल्दी हो रहा है। सिमिलरली इंटेंसिफाइड रेनफॉल, जैसे बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो एक्सेलरेट करेगा इरोजन को, ऑब्वियस सी बात है। इन डिफॉरेस्टेड अमेजन रीजन, मतलब अगर आपका अमेजन बेसिस को अमेजन रीजन को पर अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर इरोजन बहुत जल्दी हो जाएगा विथ रेट एक्सीडिंग। अब इससे कितना हो रहा है, देखो 20 मीटर पर टन, 20 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर पर ईयर, इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अमेजन रीजन्स के अंदर। केवल किसके कारण, इरोजन के कारण, जो इंटेंसिफाइड रेनफॉल जो हो रहा है ना उसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अगर फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट में क्या होगा, आपका इरोजन थोड़ा सा कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये चीज़ें क्लाइमेटिक चेंज को ये इग्नोर करके, तो क्लाइमेटिक चेंज से ये चीज़ें होती हैं। सेकंड, ह्यूमन इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये क्रिटिज्म में बोल दिया, लेकिन अगर कोई बोले कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखो कितने सारे इफेक्ट चीज़ें बता दी मैंने। ह्यूमन इम्पैक्ट, कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट, स्ट्रक्चर, टाइम, रिलीफ, ये सब चीज़ें बता दी। वो चीज़ आप लोगों को लिख के आना है, बस सीधी सीधी बात। अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे अर्बनाइजेशन जो है ओवरराइड कर रहा है नेचुरल डायनामिक्स को, जैसे द असवान हाई डैम हॉल्ट द सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट इन द नाइल डेल्टा। नाइल डेल्टा के ऊपर असवान हाई डैम जो है वो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट को हॉल्ट कर रहा है, कॉजिंग कोस्टल इरोजन। इससे क्या हो रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है एट द रेट ऑफ 20 to 25 मीटर पर ईयर। 20 to 25 मीटर पर ईयर कोस्टल इरोजन हो रहा है, डिमोस्ट्रेटिंग हाउ ह्यूमन इंटरवेंशन साइडलाइन द नेचुरल प्रोसेस एंड स्टेजेस। अब देखो वैसे बहुत स्लो होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये साइडलाइन कर रहा है नेचुरल प्रोसेस और स्टेजेस को, कौन, ह्यूमन इंटरवेंशंस, ठीक है। नाउ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, जैसे सडन इवेंट होते हैं उसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक इवेंट। ये क्या कर रहा है, ये चैलेंज कर रहा है ग्रेजुअलिज्म को। ग्रेजुअल नई तरीके से नहीं हो रहा है, एकदम से हो रहा है। जैसे 1980s का जब माउंट सेंट हेलेंस पर जब इरप्शन हुआ था वॉल्केनो का, इसके डिपॉजिट जो थे 1 किलोमीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल जो था 1 घंटे के अंदर डिपॉजिट हुआ, जिससे रीसेप हुआ लैंडस्केप फार फास्टर देन द स्ट्रक्चरल। अगर स्ट्रक्चरल तरीके से देखते तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से क्या हुआ, कैटास्ट्रॉफिकल इवेंट से हुआ, क्योंकि आप लोगों का वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। प्रोसीजरल एडजस्टमेंट, मतलब कोई प्रोसीजर नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम से आप लोगों का लैंडस्केप डेवलपमेंट हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जैसे ह्यूमन इम्पैक्ट का देखोगे, वो क्या हुआ, एक माउंटेन है, ह्यूमन ने क्या किया, यहाँ पर करके एक क्या बना दी, केव बना दी, ठीक है। अब ये केव बन गई, मान लो टाइम के साथ ये धसक गई या फिर केव भी हो गई, क्या नेचुरल तरीके से ये केव इतनी जल्दी बन जाती, और या फिर अगर ये पूरी तरीके से तोड़ देते, काट देते माउंटेन को, तो क्या नेचुरल तरीके से ये इतनी जल्दी इसका रीसेप हो पाता, नहीं हो पाता ना। ऐसे ही कैटास्ट्रॉफिकल इवेंट से अगर भूकंप आ जाए तो ये क्या होगा, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, तो वही चीज़ है, तो ये चीज़ें उन्होंने मार दी। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अगर देखो तो वेजिटेशन ड्राइव द सिग्निफिकेंट चेंजेस, रिफॉरेस्टेशन इन द चाइना। अब जैसे मान लो अगर चाइना के अंदर चाइना के लॉज में अगर आप लोगों ने डिफॉरेस्टेशन किया है, अगर क्या किया ही है प्लेटू में, इससे रिड्यूस हुआ है सेडिमेंट यील्ड फ्रॉम 8000 to 3000 मेट्रिक टन किलोमीटर पर क्यूब पर ईयर, किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर, मैं क्यूब बोल रहा हूँ सॉरी, 8,000 to 3,000 मीटर मेट्रिक टन किलोमीटर स्क्वायर पर ईयर। क्या हुआ, आप लोगों का सेडिमेंट यील्ड जो हुआ रिड्यूस हुआ है, हाईलाइटिंग द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर द जियोलॉजिकल टाइमलाइन। समझ में आई। डायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं, लैंडस्केप ऑफन एग्जिस्ट इन दी ट्रांजिएंट स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो लैंडस्केप जो है ना ज़्यादातर कहाँ होता है, ट्रांजिएंट स्टेट पे होता है। जैसे हिमालयन रिवर्स जो होंगी, जैसे कोसी रिवर है हिमालय की, शिफ्ट चैनल्स फ्रिक्वेंटली ड्यू टू द मानसूनल वेरिएशंस, ठीक है। मानसून में जितना वेरिएशंस आता है उसके कारण क्या हो रहा है, कोसी रिवर के जो चैनल्स हैं वो बहुत जल्दी तरीके से चेंज हो रहे हैं।
रीड रेंज स्टेज ऑफ कंसेप्ट इन द इनइफेक्टिव। ठीक है, इससे क्या होगा, अब जैसे जितने भी आप लोगों के डायनेमिज्म चेंज होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आप लोगों की जो जैसे कोसी का चैनल है, मानसूनल वेरिएशंस के कारण आप लोगों का ये क्या हुआ, चैनल जो है चेंज कर लिया। तो इससे क्या हुआ, आप लोगों की जो स्टेज वाला कंसेप्ट जो है वो इनफेक्टिव हो गया। कोई स्टेज थोड़ी है, वो तो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। समझ में आई नहीं वाली बात? द मॉडल्स डिटर्मिनिस्टिक फ्रेमवर्क ओवरलुक द रैपिड external and human induced changes, necessitating the more comprehensive stage based approaches for realistic landscape analysis। सीधी सीधी बात है, ये आप कंक्लूजन में लिख के आ सकते हो। समझ में आया ना? रैपिड एक्सटर्नल ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस नेसेसिटिंग द मोर कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम बेस्ड अप्रोचेस फॉर द रियलिस्टिक लैंडस्केप एनालिसिस। अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। समझ में आने वाली बात आ गया ना? देखो, अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों को मैंने जितना इसमें थ्योरेटिकल बताया है, देखो डायग्राम तो जितना हो सकता है बता दी, तो आप लोगों को फ्लो चार्ट तैयार करने हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अगर हो सके तो फ्लो चार्ट तैयार करो, या फिर आप लोग एक सर्कल डायग्राम तैयार करो, और साथ में ट्राई करो कि कुछ डायग्राम और बन जाए। ठीक है, वैसे तो मैंने मोर देन इनफ चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को वहाँ पर और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाना है तो आप ये तैयार कर लो इस टॉपिक के ऊपर। अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लेकिन होमवर्क करो, ट्राई करो इस चीज़ को। आप लोग अपना माइंड चलाओगे तो होगा। और मैंने दूसरा होमवर्क क्या दिया था कि मैंने जितने भी लैंडफॉर्म के बारे में बताया था वो एक बार गूगल करके उसकी इमेज देख लेना। समझ में आया? और साथ में इनमें से कोई भी एक आंसर लिखने की कोशिश करो। समझ में आया? अब देखो, ये 2018 में 10 मार्क्स का आया। 10 मार्क्स मतलब, मार्क्स का मतलब दिमाग में रखना पहली बात अपने में, कि 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आया है तो सिर्फ आपको 2 पेजेस भरने हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप लोगों को 3 पेजेस भरने हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो आप लोगों को 4 पेजेस भरने हैं। उससे ज़्यादा पेजेस नहीं मिलते, याद रखना। समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का होगा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का ही अपन कंटिन्यूएशन करेंगे। वो तो हो ही गया। लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के अंदर अपन लोग करेंगे डेविस से रिलेटेड चीज़ें, ज़रा साइकिल ऑफ इरोजन देखेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 13 होगा अपना नेक्स्ट वीडियो। और याद रखना, फिर से मैं वही बोलूँगा, पूरा का पूरा एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। कोई भी ओवरलोड नहीं होगी इन्फॉर्मेशन की, कोई भी अंडरलोड नहीं होगा इन्फॉर्मेशन का। आप लोगों को जितना ज़रूरी होगा उतना ही कराएंगे अपन लोग। अब देखो, इस वाले टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज भर लिए होंगे, 6 पेज भर लोगे आप नोट्स के अंदर। वहाँ लिख के तो मैक्सिमम 4 पेज ही आने हैं ना एग्जाम के अंदर। बार बार मैं आप लोगों को यही बोलूँगा। और ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक आने वाला ही सीरियस स्टूडेंट है। सीरियस स्टूडेंट को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं फ्री इनिशिएटिव ले रहा हूँ। आप लोगों को अगर आंसर राइटिंग भी नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे मेल करना कि मुझे आंसर राइटिंग नहीं आ रही है। मैं आप लोगों को पूरी तरीके से गाइड करूँगा किस तरीके से करना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही देना।